हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में ई नोट्स वो ई नोट सेल मतलब ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल के रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल भी कराए थे, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। आई होप कि वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट के आगे की कुछ है ना प्रॉपर्टीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखते स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ stability of transition metal compound। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड का स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूं बच्चों। अब एक एक करके ध्यान से सुनना बच्चों। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल जो कंपाउंड होता है वो आपके हायर ऑक्सीडेशन नंबर पर स्टेबल होगा। हायर ऑक्सीडेशन नंबर का कंपाउंड कब बनाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म compounds in higher oxidation state। देखो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड कब बनाता है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एंड ऑक्साइड। हेलोजन में मतलब कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सबके प्रेजेंस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनाता है। क्यों, ठीक है, क्यों ऐसा करता है? ड्यू टू देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर होने की वजह से ऐसा करता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं यहां पर सबसे पहले मेटल हैलाइड्स के बारे में, ठीक है। मेटल हैलाइड्स में हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करूंगा तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। तो फ्लोरीन की ज्यादा टेंडेंसी होगी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की कंपाउंड बनाने की, और I2 की लेस टेंडेंसी होगी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपाउंड बनाने की, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन कंपाउंड, देखो अगर मैं बात करूं हायर ऑक्सीडेशन कंपाउंड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? देखो यहां पर VF4 और यहां पर आपका हो सकता है CrF6। तो ये सारे आपके बना सकते हैं, ठीक है। CrF6 देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है और आपका हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में वो अटैच है, ठीक है। अब देखो Mn, यहां पर इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं, यहां पर समझना। Mn डज नॉट शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn डजंट शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन। ये बात ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोराइड के साथ ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी ये क्या करता है बच्चों, आपको MnO3F आपका एग्जिस्ट कर जाता है। MnO3F आपका एग्जिस्ट करता है। यहां पर कितना है, +7 है, ठीक है। यहां पर +7 है, यहां पर भी फ्लोरीन है। लेकिन जनरली अगर कंबाइंड फॉर्म में बात करूं फ्लोरीन के साथ, Mn कभी भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड नहीं बनाएगा, ठीक है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड नहीं बनाएगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर फ्लोराइड की। तो फ्लोराइड क्या होता है बच्चों? फ्लोराइड हैज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का फ्लोराइड के पास टेंडेंसी होता है कंपाउंड फॉर्म करने का, ठीक है। ड्यू टू द
ड्यू टू द हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, ड्यू टू द हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर होने की वजह से, और साथ साथ अब देखो फ्लोराइड के साथ अगर कोई कंपाउंड बनाएगा तो उसकी लेटाइस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ड्यू टू द हाई लेटाइस एनर्जी, ड्यू टू द हाई लेटाइस एनर्जी। तो लेटाइस एनर्जी भी ज्यादा होने की वजह से ये आपके कंपाउंड को फॉर्म कर लेता है, या आपके इस तरीके के कंपाउंड को भी फॉर्म कर लेता है। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखो बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पर आफ्टर Mn, अब देखो आफ्टर Mn, एक और पॉइंट, आफ्टर Mn के बाद कौन कौन से आते हैं बच्चों, ये आपका थर्ड पॉइंट, ये आपका फोर्थ पॉइंट। मैं पॉइंट वाइज लिखा रहा हूं ताकि आपको पॉइंट वाइज ही ध्यान रखना चाहिए इस पॉइंट्स को, बस इस पॉइंट्स को ध्यान रखो पॉइंट वाइज। आफ्टर Mn अगर मैं बात करूं यहां पर फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो क्या होगा यहां पर आफ्टर Mn आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। Mn के बाद जितने भी आपके कंपाउंड होंगे बच्चों, ऑल फॉर्म लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड विद हैलाइड्स, ठीक है, विद हैलाइड्स। अब ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हैलाइड के साथ कौन आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाएगा, कौन आपका लोअर का बनाएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टर्म्स होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको मिलेंगे, इस सारे के सारे जितने भी मैंने आपको टर्म अब बता रहा हूं वो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेंगे। अब देखो Cu फॉर्म हैलाइड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन विद आयोडीन। Cu डजंट फॉर्म +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो Cu आपका क्या करेगा, Cu हैलाइड के साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाएगा। Cu आपका हैलाइड के साथ क्या करता है बच्चों, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाएगा ऊपर वाले टर्म के थ्रू, ठीक है, कि किसके साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऊपर वाले जितने भी स्टेटमेंट पढ़े इसके हिसाब से Cu आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ। लेकिन क्या होता है यहां पर देखो Cu आपका +2 शो नहीं करेगा, Cu आपका +2 कंपाउंड नहीं बनाएगा, Cu आपका +2 कंपाउंड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, देखो आयोडीन के साथ नहीं बनाएगा, किसके साथ नहीं बनाएगा, Cu आपका जनरली +2 कंपाउंड है, वो हैलाइड के साथ नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, देखो Cu आपका जब 4I- के साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, 4I- के साथ जब भी ये आपका रिएक्शन करेगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट आपका हो जाएगा बच्चों, Cu2I2 में, और इसको यहां पर +2। अब देखो ये +1 में जाने की टेंडेंसी रखता है, तो ये इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ड्यू टू द हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ Cu+2, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, Cu के हैलाइड हमेशा क्या करेंगे। अब एक और क्वेश्चन, Cu के हैलाइड यहां पर समझना, Cu+2 आपका I के साथ क्यों नहीं बनाएगा बच्चों, क्योंकि 4I को ये ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। जो मैं लिखा रहा हूं उससे बाहर एक वर्ड नहीं आने वाला, आप ऐसे ही ध्यान रखो, ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखो जैसे मैं लिखा रहा हूं। बस एक दो बार पढ़ना है थियरी, और उसके अलावा आपको खुद आपको याद होने लग जाएंगे। अब देखो Cu+1 हैलाइड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, Cu+1 हैलाइड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन में चला जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं Cu2Cl2 आगे आपका डिस्प्रपोर्शनेट होगा
तो यहां पर CuCl2 बना लेगा और यहां पर Cu, देखो इसका 0, इसका +2, इसका +1। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, Cu+1 हैलाइड ऑलवेज अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि Cu का हैलाइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ, लेकिन जनरली ये आपका आयोडीन के साथ नहीं करेगा। आयोडीन के साथ नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा आयोडीन के साथ? क्योंकि ये आयोडीन से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, तो आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? 0 में। ठीक है, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? 0 में, क्योंकि ये आयोडीन से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और भी हम इसमें क्वेश्चन में लिखा सकते हो बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्वेश्चन और, VF4 is known but Vi4 is not। Vi4 is not। अब आप समझ गए होंगे कि इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होता है। जनरली हैलाइड्स में क्या होता है? F2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है, Cl2 का ज्यादा होता है, फिर Br2 का सबसे लेस होता है I2 का। तो I2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर लेस होने की वजह से आपका Vi4 नहीं बनाता, लेकिन F2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से ड्यू टू द हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2 एंड हम क्या बोल सकते हैं? हाई लेटाइस एनर्जी आपका क्या होता है बच्चों? VF4 नॉन होता है। ठीक है, एक और ऐसा स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, लेकिन हम एक और देखते हैं बच्चों, यहां पर एक और स्टेटमेंट हम यहां पर देख सकते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन हम यहां पर इजीली समझ सकते हैं, देखते हैं बच्चों, काफी इजीली है, काफी इजी कंसेप्ट है बच्चों, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं यहां पर अगला, TiF2 is not known but TiF2 is not known। TiF2 आपका नॉन नहीं होता। ठीक है, TiF2 आपका नॉन नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि Ti का हाई, देखो F2 हमेशा किसके साथ बनाएगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बनाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपाउंड बनाएगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपाउंड बनाएगा तो ये TiF2 को किस में कन्वर्ट कर देगा? TiF2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये आपका क्या बना लेगा बच्चों? यहां पर Ti+4 वाला कंपाउंड बना लेगा, मतलब TiF4 में कन्वर्ट होगा बच्चों। ध्यान से समझना, F2 आपका हायर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट वाला होता है, तो ये इसको क्या कर देगा? Ti+2 को टाइटेनियम+4 में इंटरचेंज कर देगा, और फिर आपका TiF4 कंपाउंड बनाएगा। तो ये सब पॉइंट थे आपके हैलाइड से रिलेटेड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। बस यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे घुमा घुमा के, बस इन्हीं क्वेश्चनों पे कमांड कर लो आप लोग अच्छे से, तो आप लोगों का काफी इजीली आपका सब कुछ इसमें हो जाएगा, काफी इजीली आप लोग सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ठीक है, ये था काफी इजी कंसेप्ट है बच्चों यहाँ पर इसका ये। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इसमें ऑक्साइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों मेटल ऑक्साइड्स में तो बच्चों बहुत सारी बातें हैं कि करने के लिए, लेकिन हम इसमें मिनिमम बातें करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आते हैं। ठीक है, एग्जाम में ज्यादा आते हैं, वही हम यहाँ पर बातें करेंगे बच्चों मेटल ऑक्साइड से रिलेटेड। अब अगला देखते हैं बच्चों हम मेटल ऑक्साइड। अब देखो अगला मेटल ऑक्साइड। अब देखो ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, तो ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा होते। अब देखो मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूं। जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड क्या क्या होंगे बच्चों? MO2O3, ठीक है, MO2 M3O4, ठीक है, M3O4 हो गया, M2O5 आपका क्या होगा साथ में? MO3 होगा, और M2O7 MO3 होगा,
और साथ में M2O7। ये सारे जनरल फॉर्मूला होते हैं इन सबके कंपाउंड और डी एलिमेंट के ट्रांजिशन, डी एलिमेंट के ऑक्साइड्स के जनरल फॉर्मूला होते हैं बच्चों ये आपके। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर जनरली अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपके क्या क्या बनाते हैं। ये आपके देखो, जहां इस साइड वाले ज्यादातर एसिडिक होंगे, बीच वाले क्या होंगे एम्फोटेरिक होंगे, बीच वाले एम्फोटेरिक होंगे और एंड वाले आपके क्या होंगे बच्चों बेसिक होंगे। बस इस चीज को ध्यान रखो। तो आप लोग जानते हो कि एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो यहां पर एसिडिक कैरेक्टर आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ ऑक्साइड्स जो मैंने आपको बता दिए। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जी देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में मैंने बता दिया। अगर मैं बात करूं यहां पर MnO, जैसे देखो MnO के बारे में बात किया और किसके बारे में Mn2O3 के बारे में MnO2। ठीक है, Mn3O4। ठीक है, Mn2O5, MnO3 और यहां पर Mn2O7। ये जो होंगे ये सारे के सारे आपके एसिडिक इन नेचर होंगे, ये जो होंगे बच्चों ये आपके एम्फोटेरिक इन नेचर होंगे। इसमें दोनों का नेचर होता है। ठीक है, ये होंगे बच्चों आपके बेसिक इन नेचर, ये होंगे आपके बेसिक कैरेक्टर के। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है बच्चों, यहां पर आपका +7 है, यहां पर आपका +6 है, यहां पर आपका +5 है, यहां पर आपका कितना होगा, यहां पर आपका होगा 8/7। तो यहां पर 8/7 है और यहां पर आपका +4 है, यहां पर आपका +3 है और यहां पर आपका +2 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स भी आपके बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आयोनिक कैरेक्टर की। तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर आपका आयोनिक कैरेक्टर होगा बच्चों तो हम कैसे करेंगे डील, देखो ध्यान से यहां पर ध्यान से समझना। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम कैसे करेंगे, अगर मैंने बात किया यहां पर एज एग्जांपल Cr2O3 ले लिया। ठीक है, Cr2O3 ले लिया, CrO2 ले लिया, CrO2 ले लिया, Cr2O5 ले लिया और CrO3 ले लिया। अब देखो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनिक कैरेक्टर घटेगा। तो मोर आयोनिक कैरेक्टर किसके अंदर है बच्चों, इसके अंदर। यहां पर क्या होगा, मोर आयोनिक कैरेक्टर का होगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों, आप लोग जानते हो बच्चों कि अगर मेटल का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, मेटल का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो क्या होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू फेजान रूल ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपकी इसकी पोलराइजिंग पावर आपकी इंक्रीज होगी। ये तो आपका फेजान रूल का था। तो पोलराइजिंग पावर बढ़ने की वजह से यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। +6 होने की वजह से इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से ये आपका मोर कोवेलेंट होगा। बात क्लियर है, मोर कोवेलेंट इन नेचर, अपने नेचर में क्या होगा, ज्यादा कोवेलेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर आयोनिक कैरेक्टर के बारे में भी इसका डिस्कशन कर सकते हैं, आयोनिक कैरेक्टर के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखने लायक ये है बच्चों कि अगर मैं बात करूं Mn, अब इसमें भी अगर मैं आयोनिक कैरेक्टर बताना चाहूं तो ये सारे ये यहां वाले आयोनिक कैरेक्टर का होगा। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो एग्जाम्पल MnO, Mn2O3, MnO2, Mn3O4, Mn2O5, MnO3, Mn2O7। अब यहां पर आयोनिक कैरेक्टर ऐसे बढ़ेगा बच्चों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इस तरफ जा रहे हो तो बढ़ रहा है। तो ये वाला आपका मोर आयोनिक होगा और यहां पर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा।
मोर कोवलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन किया। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था Mn का +7 फ्लोराइड के साथ कभी कंबाइन नहीं होगा। Mn कभी +7 के साथ फ्लोराइड नहीं बनाएगा, मैंने आपको बताया था। तो अभी अभी मैंने स्टेटमेंट लिखा था मेटल फ्लोराइड में, आप लोग एक बार चेक करो, पीछे पेज को टर्न करके आप लोग अभी अभी चेक करो। अभी अभी लिखाया था बच्चों मैंने कि Mn का आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड के साथ कंबाइन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपका Mn का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो बच्चों, आप लोग इस चीज को थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑक्साइड में मल्टीपल बॉन्ड की टेंडेंसी होती है। ऑक्साइड में क्या होती है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, और साथ में यहां पर MnO और Mn बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर ये Mn2O7, जैसे अगर मैं बात करूं MnO Mn 1 2, ये हो जाएगा आपका O7, और यहां पर देखो ये बना दिया Mn2O7। ये इस तरीके से बनाने की टेंडेंसी रखता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड होता है और MnO बॉन्ड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये आपका बनाने की टेंडेंसी रखता है। अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर बेसिक ऑक्साइड, जब भी आपके इसमें एसिड के साथ डिसॉल्व होंगे। किसके साथ? एसिड के साथ। और ये एसिड कैसा होना चाहिए? नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एसिड हुआ जी, जैसे HCl लेंगे तो ये अपने क्या करेंगे बच्चों? हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होंगे? हाइड्रेटेड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। जैसे मैं अगर बोलना चाहूं तो मेटल हो गया MH2O6 M+, इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसको हम क्या बोलेंगे? हेक्सा एक्वा आयन। कौन सा आयन में कन्वर्ट होगा? हेक्सा एक्वा आयन में। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, जब भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे या फिर बेसिक ऑक्साइड होंगे, वो अपने एसिड कैसा होना चाहिए? नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। HCl हुआ तो अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, रिएक्शन में पूछता है घुमा के, अगर मैंने Fe+3 का रिएक्शन HCl के साथ कराया तो अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये मैं बहुत ज्यादा काम में लूंगा सॉल्ट एनालिसिस में। सॉल्ट एनालिसिस के रिएक्शन में काफी ज्यादा यूज में लूंगा इसी प्रॉपर्टीज को, तो इसलिए अभी से ही इसको ध्यान रखो बच्चों आप लोग। ठीक है, अब देखो यहां तक आपको आगे होगा। अगर आपका एसिडिक ऑक्साइड, डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर आपका एसिडिक ऑक्साइड, ये तो आप जानते हो ना, डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर एसिडिक ऑक्साइड को अगर मैंने बेस के साथ डिसॉल्व किया तो ऑक्सो एसिड में, ऑक्सो कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। जैसे अगर मैंने देखो डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर मैंने ऑक्साइड को दीजिए, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्साइड मतलब इसको मैंने बेस के साथ डाला तो ये क्या बना लेगा? सोडियम जिंकेट। ये तो आप जानते हो, सोडियम जिंकेट बना लेता है। तो इसी तरीके से आपका क्या करता है बच्चों? ऑक्सो एसिड बनाने की प्रॉपर्टी रखता है, ऑक्सो सॉल्ट, ऑक्सो मेटालिक सॉल्ट बनाने की प्रॉपर्टी रखता है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहां पर आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बना लेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आपका बना लेगा। ठीक है, ऑक्साइड के साथ ही आपका क्या बना लेगा बच्चों? पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बनाने की प्रॉपर्टी रखेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका यहां पर प्रॉपर्टी रखेगा। ऑक्साइड के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बना लेगा, और यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट भी बनाने की प्रॉपर्टी रखेगा। यहां पर अगर मैंने क्रोमियम ऑक्साइड ले लिया, क्या ले लिया? क्रोमियम ऑक्साइड। अगर मैंने यहां पर क्या ले लिया? मैग्नीज का ऑक्साइड ले लिया, मैग्नीज ऑक्साइड ले लिया,
तो वो आपके बेस के साथ डिजोल्व होके यहाँ पर बेस मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट बोला तो KOH ले लो, यहाँ पर KOH ले लिया तो पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की टेंडेंसी रखेगा, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की टेंडेंसी को रखेगा। तो इस तरीके से हमारा ये सब जो था वो कंप्लीटली किसके बारे में था बच्चों, ऑक्साइड्स के बारे में। तो यहां तक हमने ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ लिया है। आई होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको एक बार रिवाइज करोगे तो आपको कंप्लीटली सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके अदर प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे बच्चों।